Solid state. Solid state, that state of matter in which the constituent particles are closely packed in the lattice. Solid state. Solid state is that state of matter in which the constituent particles are closely packed in the lattice. मतलब solid state एक मैटर की स्टेट है. मैटर मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं, पैक होते हैं लैटिस में. लैटिस मतलब वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं. वो पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं. उसी को लैटिस कहते हैं. सॉलिड दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस. क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि डायमंड, NaCl, ग्रेफाइट. अमोर्फस सॉलिड यानी कि सिलिका, ग्लास, रबर एक्सेट्रा. सो सॉलिड स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल के कंपेरेबल है. और वो किस में पैक्ड है? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के वे में पैक्ड है, जो कि मॉलिक्यूल्स से बना है, एटम से भी बना हो सकता है या आयन से भी बना हो सकता है, और डिपेंड करता है. सॉलिड के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो तरह से वो क्लासीफाई होते हैं, या तो दो टाइप्स में वो क्लासीफाई होते हैं: क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स. अब हम थोड़े क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बारे में जानेंगे. सबसे पहले लैटिस. लैटिस क्या होता है? इट इज़ द 3 डायमेंशनल structure in which particles such as ions, molecules, atoms, etc. are arranged और इसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं, या फिर हम इसको लैटिस भी बोलते हैं. तो लैटिस हमें समझ आ गया कि क्या होता है. इसके बाद में आते हैं अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. तो सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन द लैटिस, एंड सॉलिड स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. इट कुड बी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इट कुड बी अमॉर्फस सॉलिड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. एंड लैटिस इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये वो अरेंजमेंट है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक साथ जिस वे में मॉलिक्यूल्स एक साथ जॉइंड हैं उसको बोलते हैं लैटिस बेसिकली. इट इज़ अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. और वो जॉइन किस वे में होंगे? अब वो जॉइन ऐसे तो नहीं होंगे ना कि बहुत सारे क्या बोलते हैं लाइंस जो हैं वो एक साथ अरेंज हुई है. नहीं, दे आर अरेंज एज आयंस, एटम्स एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे. वो एक्यूमुलेशन का जो वे होगा उनका, उसे लैटिस कहा जाएगा. Now characteristics of crystalline solids. सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है. और इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर. अब इसका मतलब क्या है? रेगुलर 3D अरेंजमेंट या लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि एक के पीछे एक ही तरह का अरेंजमेंट होगा, एक के पीछे एक तरह से पार्टिकल ज्वाइन होगा. मतलब अगर 4 पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके पीछे वही 4 पार्टिकल वही स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे, और वो स्ट्रक्चर बहुत बार रिपीट होगा, वो चेंजेस नहीं आएंगे उसमें. उसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर. सेकेंडली, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि एनाइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या होता है.
if we cut a crystalline solid with a knife, then a smooth surface is obtained. और वो स्मूथ सरफेस क्यों है? वो स्मूथ सरफेस है उसके रेगुलर 3D अरेंजमेंट की वजह से। पार्टिकल्स रैंडम नहीं है, पार्टिकल्स एक के पीछे एक एक वे में अरेंज्ड हैं, इसीलिए वो रेगुलर 3D अरेंजमेंट है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और ड्यू टू दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर जब हम उसको कट करते हैं तो वो एक स्मूथ सरफेस ऑब्टेन होता है, एक स्मूथ सरफेस हमें देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर सॉलिड स्ट्रक्चर है इसीलिए। एंड दे आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। जनरली इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि वो बहुत इजीली कंप्रेस नहीं होते। दीज सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल क्योंकि इनमें ऑलरेडी पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो देर इज़ नो स्पेस फॉर कंप्रेसिबिलिटी। वो कहाँ जाएंगे? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई तो करते हैं पार्टिकल्स, तो जब ऑलरेडी वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर चुके हैं तो कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पूरा सॉलिड एक साथ मेल्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नाउ एनाइसोट्रॉपिक नेचर। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? सो एनाइसोट्रॉपिक नेचर पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले एनाइसोट्रॉपी होती क्या है। सो एनाइसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी when a substance exhibit different magnitudes of properties at different positions. Anisotropy is the property when a substance exhibit different magnitudes of properties at different positions. इसका मतलब क्या है? एनाइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है, मतलब बेसिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, उसे बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो इसको, कि ये सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक क्यों, एनाइसोट्रॉपिक क्यों है, इनका नेचर क्यों एनाइसोट्रॉपिक है। क्योंकि हमने एनाइसोट्रॉपी, ये स्पेलिंग गलत हो गई, एनाइसोट्रॉपी। सो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं? तो आइसोट्रॉपिक होने चाहिए क्योंकि इनमें 3D अरेंजमेंट है। इसका रीज़न यही है क्योंकि इनमें 3D अरेंजमेंट है, तो क्या होता है कि जब पार्टिकल्स पे एक के पीछे एक पार्टिकल है, अरेंज्ड है, लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे एक असेंबली है स्कूल की, बच्चे खड़े हुए हैं एक लाइन में। अब वो एक 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 क्लास की लाइन है, फिर सेकंड क्लास है तो उसकी लाइन है, फिर थर्ड क्लास है तो उसकी पूरी लाइन है, मतलब वो एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड है। वो ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं खड़े हुए, उनको एक पोजीशन असाइंड है जहाँ पे वो हैं, जहाँ पे वो प्रेजेंट हैं। तो अब इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ को हम अलग अलग डायरेक्शन से जब उनको देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जब हम
उसको डायगनली देखेंगे, कॉर्नर से देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि हम यहाँ से ईज़िली पास कर पा रहे हैं विदाउट मूवमेंट, मतलब विदाउट कोई बच्चे के हिले बिना ही हम एक कोने से दूसरे कोने पहुँच पा रहे हैं। बट अगर हम जहाँ पे बच्चों की लाइन है वहाँ पे से निकलने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से हम निकल नहीं पाएँगे, हमें एक रिस्ट्रिक्शन मिलेगा क्योंकि एक के पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो वैसे ही बात है कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर प्लेस से हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ हम पूरी लाइन है वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये एनाइसोट्रॉपिक है, इसलिए हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नेचर एनाइसोट्रॉपिक होता है। इसका हम एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे आगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम बेसिकली। हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं अभी तक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। सबसे पहले तो इनमें 3D अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये अभी हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। इनका नेचर एनाइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक नेचर एक्चुअली में क्या होता है, एनाइसोट्रॉपी से आता है। एनाइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है कि जब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक वैल्यू निकालते हैं, मतलब डिफरेंट एंगल्स से एक वैल्यू को निकालते हैं, तो हमें सेम वैल्यूज़ ऑब्टेन नहीं होती, एक ही सॉलिड की अलग अलग वैल्यूज़ ऑब्टेन होती हैं, उसे बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। और इनका जो नेचर है वो एनाइसोट्रॉपिक नेचर है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं नाइफ से तो एक स्मूथ सरफेस हमें मिलता है। और वो क्यों मिलता है, क्योंकि 3D अरेंजमेंट होता है इनमें। बेसिकली 3D अरेंजमेंट के कारण एक रेगुलर शेप होती है सॉलिड्स की, जिसकी वजह से जब हम सॉलिड को कट करते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर एक स्मूथ सरफेस ऑब्टेन होता है कट होने के बाद भी। इनको ट्रू सॉलिड्स भी बोला जाता है। ये जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकते। उसका भी रीज़न है इनकम्प्रेसिबल क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्पेस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर चुके हैं। अब वो और स्पेस क्या बोलते हैं, और ज़्यादा कंप्रेस होके कहाँ जाएंगे, जितना उन्हें स्पेस चाहिए उतना तो हमें ऑलरेडी वो पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसी वजह से वो इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पे पूरा सॉलिड एक साथ मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अभी हम ज़रा एक फ़ोटो के उससे भी समझते हैं कि कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनमें ये फीचर्स पाए जाते हैं जो अभी हमने पढ़े। दिस पिक्चर शोज द अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक के पीछे एक पार्टिकल अरेंज है जैसे कि मैंने बताया, और वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों है, क्योंकि एक के पीछे एक ही तरह का स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए है। सेकेंडली इसीलिए इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। फिर ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर का क्यों है, अब इसको समझो कि जैसे ये स्कूल असेंबली है, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, और ये क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। अब कोई डी पोजीशन पे खड़ा है तो वो आराम से स्ट्रेट होके क्रॉस कर सकता है जगह को। वेयर एज अगर कोई बी पोजीशन है, जैसे ये यहाँ पे खड़ा है तो डिस्टेंस कम है, वो भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल के सामने ही खड़ा हुआ है तो उसका क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वैल्यूज़ जो है वो डिफ़र कर रही हैं आगे अलग अलग जगह, क्योंकि अलग अलग जगह के अरेंजमेंट अगर आप देखो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। ये तो सिर्फ एक एज एग्जाम्पल है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं जो डिफर करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफरेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा, उसके अलावा उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम डिफरेंट पॉइंट से पास करेंगे तो हमें अलग वैल्यू मिलेगी। वैसे ही अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ हीट अलग अलग पॉइंट से करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, मतलब वो डिफ़र करेंगी। इसीलिए ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर भी होते हैं। उसके बाद में आता है कि इनका एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर पूरा सॉलिड जो है वो मेल्ट कर जाएगा। इसका रीज़न ऐसा है कि जब एनाइसोट्रॉपिक नेचर क्यों है इनका, वही रीज़न है कि अगर आप डी पोजीशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो डिफरेंट आ रहा है, बी पोजीशन जो है वहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो तो डिफरेंट आ रहा है। अगर किसी पार्टिकल के आप सामने से ही कैलकुलेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो डिफ़र करेगा। इसके अलावा और भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफ़र करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एज अ एग्जांपल दिया है सिर्फ। इसके अलावा यू हैव दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो भी डिफ़र करेगी अलग अलग पॉइंट से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एज अ होल दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर ड्यू टू दिस रीज़न ओनली। आप इन सॉलिड्स को एज एन एग्जाम्पल सोच सकते हो कि जैसे एक स्कूल असेंबली है, आप अपनी असेंबली में ही खड़े हुए हो, अलग अलग पॉइंट से आपकी टीचर जो है अलग अलग व्यूज़ देख पा रही है। मतलब एक टीचर जो है जो डी पोजीशन पे खड़ा है वो पूरा का पूरा असेंबली का एज अ होल लुक देख सकता है, अदरवाइज़ जो बी पे है वो इतना नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसमें
रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, वो 2 ही रोज़ को देख पा रहा है। वैसे ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अलग अलग आपको उनकी वैल्यूज़ मिलेगी। दैट्स वाई एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। उसके अलावा दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो पूरा सॉलिड एक साथ मेल्ट हो जाएगा, उनका अरेंजमेंट एक जैसा है, तो वो एक साथ ही वो पॉइंट अचीव करेंगे जहाँ से मेल्ट होने लगेगा पूरा सॉलिड एक साथ। और मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब एक सॉलिड एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्जर्व कह रही हूँ मैं। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब एक सॉलिड एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद में वो अपनी स्टेट चेंज करने लगता है, पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं। तो इसमें वो मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में, वो एक ही टेम्परेचर पे अचीव होगा हर पॉइंट पे, यानी कि हर पार्टिकल एक ही टेम्परेचर पे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, क्योंकि इनका अरेंजमेंट एक जैसा है। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है कि ये एक साथ मेल्ट हो। उसके बाद में हमारे पास है दे आर ट्रू सॉलिड्स, दे हैव डेफिनेट अरेंजमेंट एज वेल। उनका अरेंजमेंट एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, मतलब एक तरह का अरेंजमेंट है। और जैसे NaCl है, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें एक ही टाइप का अरेंजमेंट पाया जाएगा हर NaCl में। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा अरेंजमेंट है, कैसे पाया जाएगा। बस ये समझना ज़रूरी है इस समय कि इनका अरेंजमेंट एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, वो एक ही तरह का होता है हमेशा। So this is all about crystalline solids and what is a solid state, what is lattice point। हमने ये सब कुछ पढ़ा आज के लेक्चर में। Please do subscribe my channel if you like the video and hit the bell icon for more such videos।